हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज के इस सेशन में हम पंजाब लेक्चरर कैडर इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप अपना पेन पेपर निकाल लीजिए। ये न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो इसके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है। लेक्चरर कैडर के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं इकोनॉमिक्स में, और इसके अलावा कुछ एक्सपेक्टेड, जैसे कि जो लेक्चर कैडर का लेवल है ना, ये एग्जाम का ये लेवल जो काफी कम लेवल का है, इनके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से अगर हम कंपेयर करें तो इसका लेवल काफी कम है ना। स्टेट लेवल का एग्जाम है और लेक्चर का एग्जाम है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं पूछे जाते, जैसे कि नेट इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं, थोड़े कम लेवल के पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हैं वो भी ऐड करे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके पूरे सिलेबस में जिन जिन टॉपिक से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जिन जिन टॉपिक से भी न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना छूट जाए जिससे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। सारे वो टॉपिक्स जिससे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो हर तरह का एक एक न्यूमेरिकल मैंने कवर करा है, ठीक है जी। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इंडेक्स नंबर हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया, आपका सेंट्रल टेंडेंसी हो गया, डिस्पर्शन हो गया, ये सब चीज़ें कवर करी हैं। अपना साथ में पेन पेपर निकाल लो, उसमें ना चीज़ें नोट डाउन करते रहना, जो फार्मूले वगैरह जो चीज़ें बताऊंगी उसको भी लिखते रहना। एग्जाम में जो रिवीजन में काफ़ी वो चीज़ आपकी हेल्प करेगी, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये हमारा पंजाब लेक्चर कैडर इकोनॉमिक्स का कोर्स है जो स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही हमने स्टार्ट करा था, और इसमें क्या क्या मिलता है आपको थोड़ा सा समझ लीजिए चीज़ को। देखिए, इसमें एक तो क्लासेस हैं आपकी, आपको न्यू बैच वाली क्लासेस इसमें फॉलो करनी है। रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस हैं, क्लासेस के नोट्स मिल जाते हैं आपको। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन। देखिए, मैंने आपको पहले भी चीज़ कही हुई है कि हम कभी भी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं ना, रैंडम एमसीक्यूज या रैंडम क्विजेस लगाने से ज़्यादा बेहतर होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने उस एग्जाम के, ठीक है। हमने इसमें 12 से 15 क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ली हुई हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल थे वो सारे सॉल्व करवाए हुए हैं, ताकि आपका एमसीक्यू का अच्छा रिवीजन हो जाए। प्रीवियस ईयर कैसे एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ जाए, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो आपको समझ में आ जाए। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए द बेस्ट थिंग इज प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है, वो चीज़ है। इसके अलावा टेस्ट वगैरह भी इसमें आपको दिए गए हैं, और एक व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाता है नोटिस बोर्ड में, जहाँ पे अगर आपको कोई कंसेप्चुअल डाउट है तो वो आप अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेक्चर कैडर कॉमर्स का भी हमारे पास बैच है, ये भी हमने स्टूडेंट्स की डिमांड पर ही स्टार्ट किया था। इसमें जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वो मेरे द्वारा करवाया गया। कॉमर्स के लिए हमारी अदर फैकल्टी है, जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इनके लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन मोड फॉर द मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। कहते हैं मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में मीन, मीडियन एंड मोड का रिलेशनशिप क्या होगा। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए, ये हम फार्मूला करते हैं मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये नोट डाउन करना है आपको अपने नोट्स में, ठीक है। दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जब हमारे पास मतलब मोड की डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी डिफिकल्ट हो जाए, देखो एक तो होता है कि मोड को हम कैलकुलेट करते हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड टर्म होती है आपके डाटा में, उसको मोड लिख देते हैं। इसके अलावा एक मोड का एक और लंबा चौड़ा मेथड होता है, जिसमें हम F1 F नोट वाला पूरा फार्मूला लगाते हैं, बहुत लंबा न्यूमेरिकल होता है। इसके अलावा अगर मोड की कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाए उन मेथड से, तो हम मोड का ये फार्मूला यूज़ करते हैं कि हमारे पास मीडियन है, मीन है, या मीडियन मीन कैलकुलेट करके वो पुट करके फार्मूले में हम मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मोड का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इससे आपको एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कई बार, जैसे आपको मीडियन गिवन हो, मीन गिवन हो, आपको मोड निकालना हो, या मोड गिवन हो, मीन गिवन हो, आपको मीडियन निकालना हो, इस तरह का भी पूछा जाए, तो आप इजीली कर पाओगे अगर आपको फार्मूला पता हो तो। आगे देखो, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डेविएशन मुझे दिया हुआ है और क्वार्टल डेविएशन दिया। देखो, कोफिशिएंट अलग चीज है। मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन जब हम पढ़ते हैं उसमें एक एब्सोल्यूट मेयर्स होते हैं, एक रिलेटिव मेयर्स होते हैं। जब भी हम ये कोफिशिएंट वाली चीजें पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो दैट मीन्स ये हम रिलेटिव मेयर्स की बात कर रहे हैं, है ना। जब भी हम एब्सोल्यूट मेयर्स की बात करते हैं उसमें हम कोफिशिएंट वर्ड यूज नहीं करते, एब्सोल्यूट मेयर रहता है वो, जैसे एब्सोल्यूट क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू, है ना। तो अब यहाँ पे
क्वार्टाइल डेविएशन का कोफिशिएंट और क्वार्टाइल, मैं आप दोनों के फार्मूले पहले आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये लिखे होंगे, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ। सिंपली क्वार्टाइल डेविएशन का ये फार्मूला होता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1/2। ठीक है, और अगर हम देखें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो उसका फार्मूला होता है थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल ओवर थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। ये दो फार्मूले देखो ध्यान से, और इन दो फार्मूलों को पहले तो नोट डाउन करो अपने नोट्स में। ठीक है जी, पता चल गए ये फार्मूले। चलो अब मेरे साथ सॉल्व करिए। तो उसने दिया हुआ है, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये था ना मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कोफिशिएंट की वैल्यू 0.6 पुट कर दें तो इट विल बी, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0.6 Q3 प्लस 0.6 Q1, ऐसे आ जाएगा ये। ठीक है, सो यू कैन राइट इन दैट वे। इसको सबको अगर आप इसी साइड पर ले आओ और दूसरी साइड पर 0 रह जाएगा, ऐसे। ठीक है, साइन चेंज होके अब 0.6 Q3 माइनस Q3 यानी कि 1 माइनस करना है आपको, तो माइनस 0.4 बचेगा, बचेगा कि नहीं, माइनस 0.4 Q3 और ये प्लस कर देना है यानी कि 1.6 Q1। देखो ऐसे ही होगा, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, राइट। अब दूसरी इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, क्वार्टाइल डेविएशन का फार्मूला Q3 माइनस Q1/2, ये मैंने 15 पुट कर दिया। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं हर एक स्टेप आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये बन गया आपका। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे वैल्यूज। लेट्स सी, यहाँ से आप Q1 या Q3 दोनों में से कोई भी निकाल लो। लेट्स सी, अगर मैं Q1 को इस साइड पर लेके आऊंगी तो इट वुड बी ऐसे हो जाएगा ना, क्योंकि इस साइड पर आके वो प्लस में चला जाएगा, है ना, ऐसे ये इक्वेशन बन जाएगी मेरी। अब ये Q1 यहाँ पे पुट कर दो, यू विल गेट द Q3। ठीक है, करिए पुट, 1.6 Q3 माइनस 30 माइनस 1.6 को 30 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 16 को 3 से करो पहले। ठीक है, कितना आ गया, 48 आया, है ना। अब क्योंकि 30 से किया था तो 480 बनेगा। अब क्योंकि एक रकम के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी एक रकम के बाद पॉइंट, तो ये 48 बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करो, 1.6 में से 0.4 को माइनस करना है। ठीक है, 1.2 Q3 इज इक्वल टू 48, राइट। तो कितना आ जाएगा, अब ये करना, Q3 इज इक्वल टू 48 ओवर 1.2 है, तो मैंने पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा दिया, राइट। तो ये हो गया 480/12। 480/12 कितने, कितना आंसर आएगा मेरा, 12 को अगर 40 से करें तो 480 आ रहा है, यानी कि मेरा Q3 जो है वो 40 आ रहा है 40। यहीं से आंसर पता चल जा रहा है आपको। आप Q1 मत भी निकालिएगा अगर नहीं टाइम है तो। ठीक है, अगर निकालना है Q1, सिंपली जो ये इक्वेशन थी यहाँ पे Q3 की अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम 40 माइनस 30, तो Q1 10 आ जाता है। आप बोलोगे मैम इतना लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम में कैसे करेंगे, देखिए आपको इसलिए डिफिकल्ट लगेगा बिकॉज आप अगर ये फर्स्ट टाइम कर रहे होगे, अगर आपकी न्यूमेरिकल्स की अच्छी प्रैक्टिस होगी, आपकी कैलकुलेशंस में स्पीड फास्ट होगी, तो आपको ये डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं लगेगा। अब मैंने आपको एक एक छोटा छोटा स्टेप करके दिखाया, इसलिए लग रहा है थोड़ा बड़ा। अगर हमारी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है और हमको इन चीज़ों की प्रैक्टिस है, तो एक एक छोटा छोटा स्टेप थोड़ी आप रफ शीट पर एग्जाम में करोगे, बात समझे ना। तो वो जल्दी हो जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर भी ऐसे ही किया हुआ था ना,
हाँ चलिए, अब सोल्व करना है हमको दो इक्वेशंस को। जैसे एक इक्वेशन मेरी ये बनी थी, एक ये बनी थी। अब दो इक्वेशंस को सोल्व आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फार्मूला पूछा था इन्होंने, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कैलकुलेटिंग प्रोबेबल एरर फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो फार्मूला, जैसे मैंने आपको कहा था फार्मूले नोट डाउन कर लीजिए। बी फार्मूला इसका सही ऑप्शन है। ये फार्मूला होता है हमारा प्रोबेबल एरर का। और मैंने ये आपको क्लासेस में सब चीजें पढ़ाई हुई हैं। ये क्वार्टाइल डेविएशन के जो मैंने पहले आपको फार्मूले दिखाए थे, ये आपको मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन वाली क्लास में पढ़ाए गए हैं। ये भी आपको जो स्टैटिस्टिक्स की आपकी क्लासेस हैं उसमें सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस वाली जो क्लासेस हैं उसमें ये आपको सारे फार्मूले करवाए गए हैं, ठीक है जी। सो आई विल सुजेस्ट कि प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, ठीक है, ये चीजें अपनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट द थिंग इज कंसेप्चुअल क्लासेस देखनी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सो 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर over under root n, right? This is the formula. प्रोबेबल एरर का फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और मेरी बुक में भी ये फार्मूले हैं। आगे देखिए, रिलेशनशिप पूछा उसने क्वार्टाइल्स एंड मीडियन में। समझिए इस बात को। अब क्वार्टाइल 1, जिस बच्चे ने ये क्लासेस देखी हुई है ना जिसमें ये सब चीजें करवाई गई हैं, वो बच्चा क्वेश्चन देखते ही बोले सोचेगा हाँ हाँ हमने ये क्लास में समझा था, हमने ये कंसेप्चुअल क्लास देखी थी। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बेस्ट बेनिफिट एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस का तभी मिलता है अगर आपकी कंसेप्चुअल वाली क्लासेस जो आपकी ली गई हैं वो सारी क्लियर हो, ठीक है, वो आपने सब देखी हो। चलिए Q1, और आपको बता दूं Q2 जो है दैट इज मीडियन, और ये Q3 है, ठीक है। एक मेरी सीरीज है, मीडियन का काम है सीरीज को दो भागों में डिवाइड करना, ठीक है। दैट इज क्वार्टाइल 2 जो है उसको हम मीडियन बोलते हैं, और क्वार्टाइल्स का काम है Q1 एंड Q3, 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है सीरीज को, है ना। ये देखो Q1 एंड Q3 इस तरह से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है Q1 Q2 इज इक्वल टू मीडियन एंड Q3। सो अब क्या होता है कि इनमें रिलेशनशिप कैसे बनेगा आपका, कि देखो ध्यान से समझो इस चीज को, कि ये जो मेरा Q1 है ना, ये Q2 से कम है, मतलब Q1 इज लेस देन Q2, लेस देन, ऐसे ही है ना, ये Q1 इज लेस देन Q2, Q2 इज लेस देन Q3, ऐसे ये रिलेशन होता है। Q2 का मतलब मीडियन, ऐसे यू कैन राइट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब इसके सिमिलर इसमें से कौन सा फार्मूला बन रहा है, जो देखिए ध्यान से, Q1 इज लेस देन मीडियन, देखो ध्यान से समझो, Q1 इज लेस देन मीडियन इज इक्वल टू मीडियन इज लेस देन Q3, ठीक है। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज अगर हम कंसीडर ना करें, क्योंकि कुछ डाटाबेसेस में इक्वालिटीज भी हो सकती हैं, सो लेस देन के साथ उसने इक्वल टू का, कभी लेस देन भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, ऐसे वाला ये ऐसे बनेगा आपका Q1 लेस देन इक्वल टू मीडियन, यानी कि Q2 है सेम, इक्वल टू मीडियन लेस देन इक्वल टू Q3, फर्स्ट वाला बन रहा है आपका ए। क्लियर है। आगे चलिए, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज गिवन बाय, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है भाई, आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कितना है। देखो एक रिग्रेशन मॉडल है y इज इक्वल टू, अब ये आपको सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाली क्लास में समझाई हुई है चीजें। ये मेरे पास एक मॉडल है, ठीक है। अब इस मॉडल में y में कितना वेरिएशन x के कारण आया है, ठीक है, दैट इज योर एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, और इसी को मेरा आर स्क्वायर बताता है। जो u यानी कि एरर टर्म के द्वारा डिफाइंड वेरिएशन है उसको हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन एग्जांपल के तौर पे आप y को ले रहे हो डिमांड और x को ले रहे हो प्राइस, तो प्राइस के कारण डिमांड में कितना वेरिएशन आया, दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन।
अब प्राइस के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो डिमांड पर अपना प्रभाव डालते हैं, लाइक इनकम, टेस्ट, ये वो, है ना। उन सब फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट कंसीडर करा है मॉडल में, उनको मतलब कांस्टेंट कंसीडर किया है, जिस ये इसीलिए ये एरर टर्म ऐड करी गई है, ठीक है। बिकॉज कुछ और वेरिएबल्स भी हैं जो इस पर इम्पैक्ट डालते हैं, पर मॉडल में हमने सिर्फ प्राइस वेरिएबल को कंसीडर किया है, बाकी सब वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखा है। तो एरर टर्म के कारण जो इसमें वेरिएशन है उसको हम बोल रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। टोटल वेरिएशन इज इक्वल टू एक्सप्लेन्ड प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन डिवाइड बाय टोटल वेरिएशन, यानी कि टोटल वेरिएशन में कितना परसेंटेज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का है, ठीक है, ये बी वाला। और मान लो आपको आर स्क्वायर 0.64 दिया हुआ है, इसका मतलब 64% वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन्ड किया जा रहा है एक्सप्लेनेटरी यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा, ठीक है। आगे देखो, इंडेक्स नंबर से है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स वाज 250 in 1994 with 1980 as a base. परचेजिंग पावर ऑफ ए रूपी 1994 में कितनी होगी? देखो ये फार्मूला है एक आपका, आपको परचेजिंग पावर निकालनी है तो फार्मूला लगाना है आपको 100 डिवाइड बाय जो आपको इंडेक्स नंबर दिया गया। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो आपको दिया गया, सिंपल फार्मूला है, कुछ नहीं है इसमें। 100 को डिवाइड करना है आपको, 250 दिया गया इंडेक्स, करना क्या आएगा, 5 2 का 10, 5 5 का 25, राइट। 2 ऐसे जाएगा डिवाइड में, 0.54 का 20, तो 0.4 बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, कहते हैं मीन ऑफ 20 वैल्यूज इज 45। 20 वैल्यूज का मीन दे रखा है उसने 45, कहता है एक वैल्यू अगर रॉन्गली गलत आ गई मेरे पास 64 इंस्टेड ऑफ 46, करेक्टेड मीन से ये क्वेश्चन आया, ठीक है। इनकरेक्ट, करेक्ट मीन, और ये चीजें आपने अपनी बैचलर्स वगैरह में, बीएससी वगैरह में, मास्टर्स में पढ़ी होंगी, है ना। तो अब इसमें देखो ध्यान से एक चीज समझो, हम एक फार्मूला लगाते होते हैं, करेक्ट मीन इज इक्वल टू करेक्ट सिग्मा एक्स ओवर एन। इसके लिए ना मुझे ये मीन का फार्मूला सिंपली होता है सिग्मा एक्स ओवर एन, है ना। तो करेक्ट सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए होता है इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस इनकरेक्ट वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू, ऐसे होता है ये, बताइए, है ना। तो अब उसने कहा है 20 वैल्यूज का मीन 45 है, दैट इज बेसिकली योर इनकरेक्ट मीन। देखो इनकरेक्ट मीन इज इक्वल टू इनकरेक्ट सिग्मा एक्स ओवर एन, ऐसे ही होगा ना। अगर करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सिग्मा एक्स ले रही हूँ तो भाई इनकरेक्ट निकालने के लिए इनकरेक्ट सिग्मा एक्स लूंगी, दैट आर द फॉर्मूले। अब ध्यान से ना इस चीज को समझो, आपका कभी भी क्वेश्चन आएगा करेक्ट इनकरेक्ट मीन से कभी गलत नहीं होगा, इन तीन चीजों को अच्छे से समझ लो। उसने मुझे जो दिया हुआ है ना, ये इनकरेक्ट मीन दिया हुआ है ना, और करेक्ट फाइंड करने को बोला है। तो पहले मैं ऐसा करूंगी, ये वाला फार्मूला यहाँ पे इनकरेक्ट मीन कितना दिया हुआ है 45, तो ये फार्मूला लगा के मैं इनकरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल सकती हूँ भाई आराम से, क्योंकि एन मुझे उसने 20 दिया हुआ है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 20 थी अब भी 20 है, क्योंकि एक कम होगी एक बढ़े, है ना। तो यहां से आपका इनकरेक्ट सिग्मा एक्स कितना बन रहा है, देखो 900 बन रहा है, राइट, 900, क्लियर है ना। अब ये जो 900 आपका निकला है, इससे आप ये निकालो करेक्ट सिग्मा एक्स, करेक्ट सिग्मा एक्स निकालो, कितना है 900 माइनस इनकरेक्ट वैल्यू कितनी दी हुई है, कहता है
कि एक वैल्यू उसने 64 दी, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, 46 की बजाय, यानी कि 46 करेक्ट है और 64 मेरी गलत है, ठीक है, 64 गलत है और करेक्ट वाली को प्लस कर दो। अब ये बताओ कितना आया, 900 में से मैंने 64 को माइनस कर देना है, ठीक है, 836 और 46 को प्लस कर देना है, 882, यानी कि मेरा करेक्ट सिग्मा एक्स हो जाएगा 882। समझ गए? अब लास्ट फार्मूला को क्या लगाना है, करेक्ट मीन का। करेक्ट मीन निकालने के लिए करेक्ट सिग्मा एक्स 882 डिवाइड बाय 20 करना, जरा कितना आएगा इसको कैलकुलेट करो। अब 882 ओवर 20, दैट इज 44.1, यही आ रहा है 44.1, ठीक है। अब आगे से आपका कोई भी करेक्ट इनकरेक्ट मीन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, सो ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में एक, यू हैव टू रिमेंबर इट्स फार्मूला। स्लोप ऑफ AC इज गिवन बाय, AC का स्लोप क्या होता है, दैट इज 1 ओवर क्यू MC माइनस AC, स्लोप ऑफ AC। स्लोप ऑफ AC का मतलब होता है AC का डेरिवेशन। देखो जब मैं स्लोप ऑफ MC की बात करती हूँ उनके MC का डेरिवेशन, जब मैं स्लोप ऑफ AC की बात करती हूँ उनके AC का डेरिवेशन, इट विल बी स्लोप ऑफ AC विल बी MC माइनस AC ओवर क्यू, ठीक है, सिंपल है, जस्ट फार्मूला याद रखना है। आगे देखो, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर पता करनी है। देखो कैसे पता करेंगे, यहां से आप MPC निकाल सकते हो। MPC का मतलब होता है डेरिवेशन C की विद रिस्पेक्ट टू Y, कितनी है 0.8 है, ठीक है। मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 ओवर 1 माइनस MPC, यानी कि 1 ओवर 1 माइनस 0.8, यानी कि 1 ओवर 0.2, ठीक है। तो इट विल बी 10 ओवर 2, 25 का 10, तो C आंसर आपका यहाँ पे सही आ रहा है। क्लियर? आगे देखो, प्राइस इलास्टिसिटी पूछी है, डिमांड फंक्शन दिया हुआ है। देखो ध्यान से समझो इसको कैसे करेंगे। प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला क्या होता है, क्यू की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू पी मल्टीप्लाई बाय पी ओवर क्यू, और यहाँ माइनस का साइन लगता है, राइट, यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको, x मतलब क्यू सेम चीज है, ठीक है, 100 माइनस 4p माइनस 2p स्क्वायर। तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए यहाँ पे मैं क्यू की जगह x ही लिख लेती हूँ, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी, ठीक है। तो डेरिवेशन करो इसका विद रिस्पेक्ट टू p, कितना आएगा ध्यान से देखो, -4 माइनस 2 मल्टीप्लाई टू 4, 2 में से 1 माइनस किया 1 बचा, ये आ गया आपके पास, ठीक है। p की वैल्यू गिवन है 5, p की वैल्यू गिवन है 5, तो वो हम पुट कर देंगे। चलो पहले यहाँ पे डेरिवेशन पुट करो इसका, -4 माइनस 4p मल्टीप्लाई 5 ओवर x। अब ध्यान से देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, x भी यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। x कितना है, ये ना, यहाँ पे पुट करो p की वैल्यू 5, राइट, कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 100 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 20 माइनस 2 p का स्क्वायर, यानी कि 5 का 25, राइट, 100 50 30 आ जाएगा, ठीक है। सो डायरेक्टली यू कैन पुट हियर 30, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो 5 4 का 20, इसको सॉल्व कर लो बस, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 5 6 का 30 एंड 6 4 का 24, you will get the correct answer 4, right, आंसर 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नेचुरल नंबर। चलो स्टैंडर्ड डेविएशन का पहले तो फार्मूला दिमाग में अपने अच्छे से रिवाइज करो, लिख लो, भूले ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंपल फार्मूला हम ये लगाते हैं, सिंपल फार्मूला, इंडिविजुअल सीरीज है मेरे पास,
इन दैट वे आई कैन कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। मीन वाला भी एक होता है डेविएशन लेकर, बट सिंपली हम ये यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 5, यानी कि 1 2 3 4 5 दिए हुए मुझे, ठीक है। तो बताओ कैसे फाइंड करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ये मेरे पास x है, मुझे क्या चाहिए, x का स्क्वायर भी चाहिए, तो ये x है, x का स्क्वायर भी ले लो, ठीक है। अब इसका टोटल भी करो और इसका टोटल भी करो, कितना आएगा, ये 15 आ जाएगा, है ना। ये 55 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बस सपोर्ट कर दीजिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो आपने x का स्क्वायर किया ना उसका टोटल, x का स्क्वायर किया उसका टोटल मेरा 55 आया और नंबर मेरे पास 5 है, ठीक है। माइनस इसका मतलब है जो आपने सिग्मा एक्स किया था, x का टोटल किया था 15, नंबर 5 है, राइट। इसको सॉल्व करके बताओ आंसर मुझे, आप लोग करिए सॉल्व अब। करिए, देखो सिंपल है, कटिंग कर दो पहले ना। ये आ जाएगा 11 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा 2 का अंडर रूट। अब आप कहोगे 2 का अंडर रूट इसमें से क्या, मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए ना एक मेथड होता है हमारा, ये वाला स्क्वायर रूट वाला, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगेगा यहाँ पे, आप डिवीजन मेथड लगेगा, राइट। तो डिवीजन मेथड के अकॉर्डिंगली 1 1 का 1 ऐसे होता है डिवीजन मेथड, यहाँ पे 1 बच गया, राइट। 1 के बाद आपका पॉइंट आ जाना है क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए 2 0 चाहिए, है ना। 1 + 1 2, बस इतना इतना आपको पता है, तब भी आपको पता चल रहा है कि भाई इसके बाद आपका वही, मतलब 1 पॉइंट वाला और कोई है ही नहीं ऑप्शन मेरे पास ना, है ना। 1 पॉइंट वाला और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, यानी कि इसको आप करोगे ना, देखो डिवीजन मेथड में हम ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पे जैसे मेरा 2 आ गया, आप 24 को 4 से, यहाँ पे हमको सेम नंबर्स लेने होते हैं, दैट इज द रूल ऑफ डिवीजन मेथड। तो 96 आ रहा है, यानी कि ये 4 पे जाके 96 जाएगा आपका। इससे पता चल रहा है 1.4 इज द करेक्ट आंसर। देखो जिस बच्चे को डिवीजन मेथड नहीं आता ना, ये वाला सीख ले, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने 9th-10th क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। वैसे मैंने आपको समझा दिया, बट फिर भी और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप मेरी बेसिक क्लासेस जो है ना मैथ्स वाली, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो 2 का अंडर रूट याद भी रख सकते हैं, बेसिक 2 3 4 थोड़े नंबर्स का अंडर रूट याद रख लीजिए। अदरवाइज वेरी सिंपल क्वेश्चन कि भाई कोरिलेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, तो ध्यान से समझो। कोरिलेशन की वैल्यू आपकी -1 to 1 होती है। -1 का मतलब होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, 0 का मतलब होता है नो कोरिलेशन, +1 का मतलब होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है जी। और अगर आपसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है, यानी कि r² की, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, ठीक है जी, क्योंकि माइनस उसमें आ ही नहीं सकता, वो स्क्वायर हो जाता है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंक्स दिए हुए हैं आपको, आपको रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। चलो अब वैसे करने को तो इस पर हम वो फार्मूला लगा सकते हैं, लिखो पहले। रैंक कोरिलेशन का फार्मूला ये होता है, ठीक है, d इज डिफरेंस बिटवीन रैंक्स n, ठीक है, 1 - 6 सिग्मा d² n³ -। पर इस केस में आपको ये फार्मूला लगाने की रत्ता भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। इसका आंसर आपका क्या आएगा, द करेक्ट आंसर विल बी -1, यानी कि परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि जब रैंक्स आपके एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं तो याद रख लो दैट इज द प्रॉपर्टी, आपका कोरिलेशन परफेक्ट नेगेटिव ही होता है, ठीक है, बिकॉज रैंक्स आर एग्जैक्टली ऑपोजिट। अब मेरी ध्यान से बात समझो, मान लो मैं इसको सॉल्व भी कर रही हूँ, चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाती हूँ, जस्ट आपकी तसल्ली के लिए। और अगर आपको ऐसा ना आए, एग्जैक्ट ऑपोजिट रैंक ना आए, है ना, एग्जाम में, और आपको सॉल्व करके फार्मूला लगाना पड़े, तो आप कैसे उसको करोगे। देखो
एक सीरीज ऐसे दी हुई है, एक सीरीज ऐसे दी हुई है ना, तो डी कितना आएगा, डी मतलब रैंक्स में डिफरेंस है ना, 5 - 1 4, 4 - 2 2, 3 - 3 0, -2 एंड -4, यही आएगा। ठीक है, डी स्क्वायर कितना आएगा, 16 4 0 4 16। फार्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन क्यूब माइनस एन, ये फार्मूला मेरे पास। ठीक है, इसका टोटल करो कितना आ रहा है, जस्ट आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ ये चीज, बिकॉज एग्जाम में जरूरी तो नहीं है कि यही सीरीज है, और भी कोई आ सकती है, आपको फार्मूला अप्लाई करना आता होना चाहिए। ठीक है, 20 20 40 आ रहा है, ये आपका 40 आ रहा है, करो अप्लाई। एन कितना है, 5 है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 5 5 का 25, 25 5 का 125, 125 - 5। ठीक है, 1 माइनस इसको कर लो, 6 4 का कितना होता है 24, सो ये आ जाएगा 240, ये आ जाएगा 120। ठीक है, अब इसको करो 120 - 240 ओवर 120, करो कितना आ रहा है, 120 कितना आया, इसको करके सॉल्व, -120 ओवर 120 इज इक्वल टू -1, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर। आगे से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, ये मैंने अभी आपको समझाई भी थी चीज कि अगर आर आपका 0.8 है तो दैट मीन्स कितनी वेरिएशंस एक्सप्लेन्ड होगी, इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आर स्क्वायर निकालना पड़ेगा, है ना। अभी पीछे ये क्वेश्चन करा था हमने, 0.64, 8 का 64 होता है, यही आएगा। इसका क्या मतलब है, 64% वेरिएशंस आर एक्सप्लेन्ड, रेस्ट वेरिएशंस 46% आर अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है, सो सी आंसर विल बी करेक्ट हियर। आगे देखो, रिलेशनशिप पूछे आपको, तो कौन सा करेक्ट है, एस डी एंड रेंज। बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/6 रेंज, एक फार्मूला होता है और एक और फार्मूला होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन यही है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1.1/6 रेंज, और इसका ना एक और फार्मूला होता है, वो भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है वो भी आपको। हाँ, 155 पेज नंबर मेरी बुक पे दिया हुआ है। 4 SD 5 MD 6 KOD, 4 SD 5 MD 6 KOD। ठीक है, 4 SD विल बी इक्वल टू 5 MD, 5 MD विल बी इक्वल टू 6 KOD। आगे चलते हैं। अब देखो, कहते हैं दो सैंपल्स हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, बट एक का मीन ज्यादा है बी से, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा। चलो पहले आप याद करो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या होता है मेरा, स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब वो क्या कहता है, देखो कहते हैं दो सैंपल्स हैं, ध्यान से समझो। पहला सैंपल जो है ना, उस स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, मान लो एक्स ले लो, आपको समझाने के लिए एक्स ले लो। ठीक है, और जो दूसरा है ना, अच्छा चलो मैंने कोई नंबर ले लेती हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मान लो 3 ले लो। ठीक है, इसमें भी स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, पर कहता है कि ए वाले में पढ़ो, कहता है ए वाले में मीन ज्यादा है बी से, तो ए वाले में ना मैं मीन को कर देती हूँ आपका 5 और इसमें मीन को कर देती हूँ 4, ये बनेगा आपका। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दोनों में से किसका ज्यादा आएगा। देखो इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, आपका डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि कम आएगा यहाँ पे आपका सॉल्व करके, और यहाँ पे ज्यादा आएगा, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी आपका इस केस में बड़ा होगा। यू कैन सॉल्व आल्सो, पर देखने से ये चीज समझ में आ रही है ना, कि न्यूमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो छोटा आएगा आपका। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का यहाँ पे ज्यादा होगा और ए का कम होगा, तो सही आंसर आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी। क्लियर। आगे सम ऑफ डेविएशंस, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज करवाई हुई है, सेंट्रल टेंडेंसी वाली क्लास अच्छे से देख लो। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन मीडियन में हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज 0। सम ऑफ, और मैंने पूरा सॉल्व करके बताया हुआ कैसे, रैंडम कोई काल्पनिक ऑब्जर्वेशंस एक्स की लेके डेविएशंस लेके पूरा सॉल्व करके समझाया हुआ कि कैसे सिग्मा, या दैट इज सिग्मा एक्स माइनस मीन 0 होता है।
और मुझे कमेंट्स में बताना ये सेम प्रॉपर्टी मीडियन के कंटेक्स्ट में मैंने आपको क्या बताई हुई है, ठीक है। चलिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अब ये नेशनल इनकम से आ गया आपका। देखो ध्यान से समझो, अगर मुझे कभी भी ग्रोथ से नेट बनाना होता है, ग्रोस से मुझे नेट निकालना है, तो नेट निकालने के लिए ग्रोस में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना है। बाकी नेशनल इनकम वाली सारी क्लास देख लेना, उसमें 3 लाइनों में ये सारे फार्मूले आपको टिप्स पे रटवाए होंगे कि ठीक है कि अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना है, फिर आपको क्या करना है, अगर मार्केट प्राइसेस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है, फिर आपको क्या करना है। वो 3 रूल्स हैं बस, जिससे आपके कभी क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं नेशनल इनकम वाले, ठीक है। सो क्या आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो जीडीपी से आप जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। एनडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ए वाला। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है अगर पर्सनल इनकम में से हम टैक्सेस को माइनस कर दें, पर्सनल टैक्सेस को माइनस कर दें, दैट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, कि डायरेक्ट टैक्सेस जो है आपके पर्सनल इनकम में से आपने वो माइनस कर दिए, ठीक है। चलिए, अब ये डाटा दिया, कहता है इसमें से मीडियन निकालो। चलो मीडियन निकालो। तो मीडियन का एक होता है कि डाटा मेरा रेंज होना चाहिए, देखना ये रेंज है डाटा मेरा पूरा असेंडिंग डिसेंडिंग में, नहीं अरेंज है, अरेंज करें फिर पहले, फिर आराम से मीडियन पता चल जाएगा। करो रेंज 389, 396, 412, 527, 596, 677, 758, 782, 1495 एंड 2493। कितने है ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है 10। तो फार्मूला होता है मीडियन का n+1/2, राइट। कितना आएगा 10+1/2 यानी कि 11/2, ठीक है, यानी कि 5.5 आएगा यहाँ पे। 5.5 का मतलब है 1 2 3 4 5 5th एंड 6th टर्म, इसका मीन, यही मतलब होता है ना इसका। 5.5 का मतलब ऐसे मीडियन निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके निकालो क्या आ रहा है, 596 एंड 677, 1273, 1273 डिवाइड बाई 2, 26 का 12, 23 का 6, 26 का 12, 0.25 का 10, 636.5 आ रहा है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। मिडल टू वैल्यूज का एवरेज, समझ गए बात को ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बताओ इसमें से क्या फॉल्स है। अब ये ना पूरा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम मैंने आपको करवाया हुआ है, 162 पेज नंबर है जो मेरी नोट्स वाली बुक है, इसका 162 पेज नंबर पे ये डायग्राम है जिसको मैंने लिखा हुआ है 68, 95 एंड 99.7 रूल। मैं सेम ये डायग्राम आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, इसको याद कर लो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इट इज योर म्यू यानी कि मीन, ठीक है, प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा माइनस 3 सिग्मा। ये सेंटर में होनी चाहिए आपकी पूरी, ठीक है, लाइन। सो इस तरह से ये सीरीज मेरी डिवाइड होती है। प्लस माइनस सिग्मा से आपका होता है 68.27, इतना, दैट एरिया इज 68.27, दैट एरिया इज 95.45 and that area is 99.73, ऐसे होता है, ठीक है। 68.27, 95.45 एंड 99.73 और टोटल एरिया अंडर द कर्व 1% होता है। तो मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कवर 68.27 बिल्कुल सही है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95 ये भी बिल्कुल सही है, 3 वाला आएगा तो 90 ये भी बिल्कुल सही है, 4th वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है आपका। सो डी इज करेक्ट आंसर इन दैट कॉन्टेक्स्ट। क्लियर? आगे कितना इजी है क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला पूछा उसने सिंपली आपको, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100, अभी करके हटे हैं, ए वाला आंसर आपका सही है।
आगे देखो, मोनोपोलिस्ट फेस कर रहे हैं एक लीनियर डिमांड कर्व, उसका कॉस्ट फंक्शन ये है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट बताओ। देखो ध्यान से समझो, मैक्सिमम मिनिमा से क्वेश्चन आया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फाइंड करना है आपको इस केस में, तो फार्मूला लगाओ एम आर इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, उसके लिए पहले टोटल रेवेन्यू निकालो। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। प्राइस कितना दिया हुआ है, 100 माइनस 4 क्यों दिया हुआ है ये। ठीक है, यहाँ से आप निकालो 100 क्यू माइनस 4 क्यू स्क्वायर, इससे आप एम आर निकालो। 100 माइनस 8 क्यू आ जाएगा, डेरिवेशन करा और सिंपली कुछ नहीं करा मैंने, 100 माइनस 8 क्यू। ठीक है, और एमसी कितना आएगा, ये टीसी है, यहाँ से एमसी निकालो 20। सिंपल टीसी की डेरिवेशन करोगे तो 20 आ जाएगा। अब दोनों को इक्वेट कर लो, एम आर कितने और एमसी कितने, दोनों को इक्वेट करो। समझ आ रहा है ना, साथ साथ में कॉपी पे करोगे तब समझ आएगा। -80 और क्यू आपका कितना आ रहा है, 10 के बराबर आ रहा है, सो 10 इज योर करेक्ट आंसर। भाई देखो, अब मुझे ऐसा कैसे पता चला कि भाई 10 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही हो रहा है कि नहीं, क्या पता 10 पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ही ना रहा हो। उसके लिए कंडीशन होती है चेक करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन इज नोट डाउन स्लोप ऑफ एम आर शुड बी लेस देन स्लोप ऑफ एमसी। तो एम आर के स्लोप का मतलब है एम आर का डेरिवेशन कितना आएगा, -8। एमसी के स्लोप का मतलब है एमसी का डेरिवेशन कितना आएगा, 0। एम आर का स्लोप कम है क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, दैट मीन्स हेंस प्रूव्ड। चलो आगे देखो, ए आर दिया है, एम आर दिया है, ये फार्मूला है, नोट डाउन करो फार्मूला, ए आर ओवर ए आर माइनस एम आर। इलास्टिसिटी मुझे पता करनी है, ए आर 15 दिया हुआ है और एम आर 5 दिया हुआ है, सो 1.5 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बस फार्मूला पता होना चाहिए। आगे देखो, सो टोटल रेवेन्यू दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, इसमें ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले करवाया था अभी। देखो कैसे होगा ये, सेम वैसे ही है। आप खुद भी इसको कर सकते हो वैसे, बस आपको यहाँ से एम आर निकालना है 30 माइनस 2 क्यू और यहाँ से एम सी निकालना है। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, यू विल गेट क्यू 30। बस ना, भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली कंडीशन तो मैंने आपके लिए समझाई थी कि आपको पता होना चाहिए। आगे देखो, ISLM में इक्विलिब्रियम पूछा है उसने, सिंपल क्वेश्चन, इक्वेट करो दोनों को, ISLM दोनों को इक्वेट करो, 100 प्लस 10i इज इक्वल टू 160 माइनस 20i। ठीक है, तो कैसे करोगे अब आप, 100 माइनस 160, या दूसरी साइड ले आओ, आई को इस साइड ले आओ, आई वाली को इस साइड ले आओ, कितना हो जाएगा 10i प्लस इसको ले आओगे 20i, 160, 100 को दूसरी साइड ले जाओगे -100, 30i इज इक्वल टू 60, i इज इक्वल टू 60 ओवर 30, तो i आ गया मेरा 2। ठीक है, इसी से वैसे ये 2 एलिमिनेट हो रहे हैं। चलो अब y कैसे पता चलेगा, दोनों में से किसी भी इक्वेशन पर आप i की वैल्यू पुट आउट कर दो, 100 प्लस 10 2, 100 प्लस 20, सो 120 इज योर करेक्ट आंसर, 120 एंड 2। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 किस में होगी। देखो ध्यान से मेरी बात समझो, यहां से ए वाले से आप क्या एमपीसी निकालो, कैसे सॉल्व करना है इसको, एमपीसी कितना आएगा 0.25, बी वाले से आप एमपीसी निकालना 0.75, सी वाले से क्या निकलेगा, सेविंग निकलेगी, एमपीएस निकलेगी, है ना, एमपीएस निकलेगी 0.75, डी वाले से निकलेगी, डी वाले से नहीं हमको, वो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, क्योंकि जो आपका ये फार्मूला होता है मल्टीप्लायर का, एक तो हम ऐसे लिखते हैं और एक हम ऐसे लिखते हैं।
एमपीसी एंड एम्पियर, ऐसे समझे बात। तो अब अगर आप एमपीसी की वैल्यू 0.25 पुट करते हो पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, तो आपका मल्टीप्लायर कितना आता है देखना जरा। 4 आ रहा है, आ रहा है 4, नहीं आ रहा 4, आ रहा है, नहीं आ रहा 4, ए वाला नहीं है। अब आप 0.75 पुट करो एमपीसी की वैल्यू, कितना आएगा, 4 आ जाएगा, बिल्कुल 4 आ रहा है, बिल्कुल 4 आ रहा है, यानी कि बी इज योर करेक्ट आंसर। बस इसके आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, योर बी इज योर करेक्ट आंसर। आगे देखो, देन ये देखो, अब ये वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताए थे, फार्मूले मैंने नेशनल इनकम वाली क्लास में करवाए हुए हैं, उसी से ये क्वेश्चन है। करना क्या इसमें आपको, आपको एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना, ठीक है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यू हैव टू फाइंड दिस। देखो, और आपको उसने जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, दो चीजें चेंज करनी है, एक तो जी से एन बनाना है और एक एमपी से एफसी बनाना है, ठीक है। अब जी से एन बनाने के लिए देखो, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से पहले मैं एनडीपी एट मार्केट प्राइस बना लेती हूँ, फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस से मैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बना लूँ, ऐसे करें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अपना ग्रोथ से नेट बनाने का क्या मैंने आपको बताया था फार्मूला, डेप्रिसिएशन को माइनस करो, करना माइनस, कितना आएगा, ये आएगा 24807, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मुझे चाहिए और एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ध्यान से समझो, जब मुझे फैक्टर कॉस्ट बनाना होता है मार्केट प्राइस से, तो उसके लिए हम जो आपका इंडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं हम, ऐसे माइनस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट पर जब वो चीज है तो उसमें ये टैक्सेस वगैरह कुछ भी ऐड नहीं हुए, ध्यान से समझो, है ना। नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब होता है टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस, टैक्सेस माइनस एंड प्लस सब्सिडीज, इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। कहने का मतलब कि ये चीज ऐसे भी आ सकती थी, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, है ना। तो ये आपका बन जाना था एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस ब्रैकेट खोल के प्लस सब्सिडीज, बात समझे हो मेरी। और उसने आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है इंडायरेक्ट टैक्सेस लेस सब्सिडीज, यानी कि नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस 2160, बात क्लियर हुई, 2160, यानी कि 24807 में 2160 को माइनस कर दो, 2160 कितना आ रहा है, 22647 आंसर आ गया बी वाला, सही है। चलिए आगे देखो, एमपीएस आपको 0.25 दिया हुआ है और ऑटोनोमस स्पेंडिंग यानी कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वो बात कर रहा है, उसमें चेंज हुआ है 100 का, मैंने लिख लिया चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आपको पता करना है, राइट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड इंक्रीज इन इनकम यानी कि जीडीपी, ये भी आपको पता करना है, क्लियर। दो फार्मूले लगेंगे यहाँ पे, एक आप मल्टीप्लायर का ये वाला फार्मूला लगाओ 1/(1
एमपीएस वाला। यहाँ से आपका मल्टीप्लायर निकल आएगा, बताओ मुझे, है ना? कितना आएगा? 4 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लायर मेरे पास आ गया 4, ये 4 आ गया। इसी से मुझे करेक्ट आंसर पता चल रहा है। और आगे कुछ भी ना करो, काम खत्म, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो एग्जाम में। पर आपको समझाने के लिए अगला भी समझा रही हूँ, ठीक है? अब आगे क्या करेंगे? सो मल्टीप्लायर फार्मूला, मल्टीप्लायर के फार्मूला में चेंज इन इनकम ऊपर आता है, एक्सेलरेटर के फार्मूले में चेंज इन इनकम नीचे आता है ना? चलो तो अब पुट करो, ये कितना 100 है, सो 400 आपका आ गया चेंज इन इनकम आंसर। क्लियर? चलिए आगे देखो। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उसने दिया है 234.7। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग आपको निकालनी है, मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, इसके लिए हम पता क्या कहते हैं? दिस मीन्स द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग बढ़ी है कि कम हुई है? अच्छा, तो आपका बेस इंडेक्स ऑफ 100 लिया गया, तो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग कम हुई है कि बढ़ी है? लेट्स सी, 100 में प्लस कितना हुआ है? 100 में कितना प्लस हुआ है? 100 में 134.7 प्लस हुआ है। तो देखो, मुझे तो यहाँ पे देखने से समझ आ रही है कि भाई आपकी कॉस्ट ऑफ, क्योंकि अब बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है ना? 100 आपका बेस इंडेक्स था, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 234.7, तो इंक्रीज कितना हुआ है? 100 में कितना बढ़ा? 134.7 बढ़ा है ना? दैट मीन्स आपकी कॉस्ट ऑफ परचेजिंग 134.7% बढ़ी है सिंस 1982। ठीक है, बेस इंडेक्स 100 लिया, 100 में कितना ऐड किया? 134.7। दैट मीन्स कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड बाय 134.7। डी आंसर आएगा इसका सही। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ ही आज का सेशन खत्म करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा ये सेशन, ठीक है? और आप में से कोई भी इकोनॉमिक्स या कॉमर्स की कैडरे की तैयारी कर रहा है तो आप एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।